हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू सीरीज की कॉमिक लंबू मोटू और वतन के पहरेदार। लंबू मोटू और वतन के पहरेदार। संपादक गुलशन राय, कथानक आशु, चित्रांकन विजय पंडित। न्यायाधीश ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने पक्ष और विपक्ष के वकीलों की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। अपराधी के खिलाफ जो प्रमाण अदालत में प्रस्तुत थे उन्हें भी जांचा, परखा। फिर हर प्रकार से संतुष्ट होकर उन्होंने मुजरिम के कटघरे में खड़े व्यक्ति को देखा, जिसका असली नाम रतन सिंह था। लेकिन वह पिछले 15 वर्ष के अपराधी जीवन में दर्जन भर नाम बदल चुका था। वह जुर्म करता और नाम तथा हुलिया बदलकर किसी अन्य शहर या राज्य में चला जाता। पिछले 5 वर्षों से उसने काला पहाड़ के नाम से देश भर में आतंक फैला रखा था। चोरी, डकैती, लूट मार, कत्ल और तस्करी जैसे कुकर्मों में उसका हाथ था। उसका काला पहाड़ नाम का संगठन पूरे देश भर में फैला हुआ था, जिसका संचालन वह स्वयं करता था। लेकिन पिछले दिनों वह पुलिस द्वारा दिखाई गई चुस्ती फुर्ती का शिकार हो गया था। उसका संगठन बिखर गया था और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। उसके खिलाफ ठोस सबूत थे। न्यायाधीश ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में फैसला सुनाया। मौजूदा सबूतों और गवाहों से साबित होता है कि रतन सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं वे सही हैं। अदालत रतन सिंह को मौत की सज़ा देती है। महेंद्र प्रताप सिंह, तूने यह सज़ा मुझे नहीं बल्कि खुद अपने आप को दी है। मेरे गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा अभी किसी मुल्क में नहीं बना है, लेकिन तेरे सीने में सुराख करने वाली गोली बन चुकी है। दर्शकों की बेंच पर बैठे दो व्यक्ति। सुना काला पहाड़ ने क्या कहा है? उसने जो कुछ कहा है हम सच साबित करके दिखाएंगे महावत खां। तो जाओ, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह आज अपने घर ना पहुंच पाए और मैं काला पहाड़ को छुड़ाने के लिए दूसरे लोगों को तैयार करता हूँ। और जब काला पहाड़ जेल जाने के लिए पुलिस वैन में सवार हो रहा था तब उसने महावत खान को देखा। मेरा सबसे वफादार साथी महावत खां, मुझे विश्वास है वो मुझे जेल नहीं पहुंचने देगा। उसने मेरा इशारा समझकर अब तक ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का भी बंदोबस्त कर दिया होगा। लेकिन कोई और भी था जिसने महावत खां को देख लिया था। तो ये है महावत खां, जो काला पहाड़ के साथ गिरफ्तार होने से बच गया था। ये अब काला पहाड़ को छुड़ाने की कोशिश करेगा। इमारत की छत से स्थिति का जायजा लेने वाले इंस्पेक्टर अंकल थे। इंस्पेक्टर अंकल ने लंबू मोटू की मदद से काला पहाड़ को गिरफ्तार किया था। ये काला हो चुका है, इसको दिख नहीं रहा है। महावत खान का साथी पेड्रो एक सिपाही के पास पहुंचा। सुनो दोस्त, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुमने देखी तो होगी, लेकिन तुम्हें वह चीज़ हासिल कभी नहीं हुई होगी। क्या? ये ये तो 100 के नोटों की गड्डी है। ये गड्डी तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम मुझे कार के पास खड़े होने के लिए 1 मिनट का समय दे दो। ठीक है, ये गड्डी मेरी हो जाने दीजिए, फिर मुझे ऐसा लगेगा जैसे आप आई ही नहीं। और जब सिपाही 100 के नोटों की गड्डी की गर्मी ले रहा था, पेड्रो कार के नीचे टेप की सहायता से एक शक्तिशाली बम छिपा रहा था। पेड्रो अपना काम निपटाकर उस इमारत में कुछ दूर खड़ी अपनी कार में आ बैठा। अब काला पहाड़ को मौत की सज़ा सुनाने वाले ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की ज़िंदगी मेरे हाथ में है। कार के समीप ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह अपने एक मित्र के साथ। भाई, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मेरे बेटे भगत सिंह का जन्मदिन है। उसने कहा था रघुनाथ अंकल को साथ लेकर आना। भगत सिंह को मेरा आशीर्वाद तुम ही दे देना ठाकुर। आज मेरे कासिमपुर के जंगल वाले केस का फैसला होना है। मेरी यहाँ उपस्थिति आवश्यक है, उसे समझा देना। मैं कल उसका उपहार लेकर पहुँचूंगा जिसकी उसे बहुत ज़रूरत है। शायद अपने उसी खास उपहार के लिए वह तुम्हें बहुत याद कर रहा था। भगत सिंह आज उम्र के 16वें वर्ष में पहुंच गया है। वह अब तक मेरी आशाओं के अनुरूप ही जीवन के क्षेत्र में आगे है। अपने बेटे के सुंदर भविष्य के सपनों में कोई ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह अपनी मौत से बेखबर थे। पेड्रो की भी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। काला पहाड़ को मौत की सज़ा सुनाने वाला जल्लाद न्यायाधीश आ रहा है। इधर मैंने ये दबाया ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के मौत का बटन और उधर थड़ा पेड्रो के रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते ही ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की कार में छिपा बम फट पड़ा। अलविदा जज साहब, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इधर काला पहाड़ को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए महावत खान रास्ते में जाल बिछा रहा था। काला पहाड़ को लेकर पुलिस का काफिला उधर से आएगा। जब वह यहाँ पहुँचेगा तो मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। तुम धुएं के बम उछालते हुए वैन के ड्राइवर को बाहर खींचकर वैन भगा ले जाना, क्योंकि उस वैन में एक ताला बाहर भी लगा है, जिसकी चाबी काफिले के अफसर के पास होगी। उस अफसर को मैं काबू में कर लूँगा और चाबी हासिल करके अड्डे पर पहुँच जाऊँगा। कुछ ही देर बाद पुलिस कानवॉय उस सड़क पर पहुंची। पुलिस कानवॉय जैसे ही पास आई, महावत खान ने फायरिंग शुरू कर दी। तब 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 धड़ाम धड़ाम आई धड़ाम। ओ, नीचे उतरो। नहीं, मैं उतर रहा हूँ। गोली मार दो। और इससे पहले कि पुलिस के जवान हरकत में आते वैन भाग निकली। भागा ले चलो, थम थम। महावत खान अभी वहीं था। वैन की चाबी निकालो।
ये लो चाबी, पर मेरी जान बख्श दो। वैन की चाबी लेकर महावत खान भी अपनी वैगन में सवार होकर उड़ चला। काला पहाड़ जिंदगी भर मेरे इस एहसान को याद रखेगा। आखिर मैंने उसे फांसी के फंदे से बचाया है। इंस्पेक्टर अंकल को धन्यवाद दो जिसने हमें ब्लू प्रूफ पहना दिए। अब हमें उस दिशा में चलना है जिस ओर इस यंत्र की सुई इशारा कर रही है, उधर अड्डे पर। ये लो चाबी, ताला खोलो। तुम लोग तैयार रहो, अंदर काला पहाड़ के साथ पुलिस मैन भी है। मगर तभी वैन का दरवाज़ा अपने आप उछला और खबरदार अब कोई हरकत ना करे। इमारत के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, जो विरोध करे उसे गोली चढ़ा दो। ये कैसे हुआ? काला पहाड़ तो वैन में है ही नहीं। वह तो अब तक काल कोठरी में पहुंच चुका होगा महावत खान। तभी बाकी पुलिस फोर्स भी आ पहुंची। हैं ये भी? मगर ये दोनों मोटरसाइकिल वाले मर गए थे। उफ, ये चाल भी इंस्पेक्टर अंकल की जिसमें मैं फंस गया। काला पहाड़ की गिरफ्तारी के बाद हमें तुम लोगों की तलाश थी, जो बिना किसी खास सिरदर्दी के समाप्त हो गई। अब चलो ससुराल, वहाँ काला पहाड़ भी आंसू बहाता मिलेगा। रास्ते में इंस्पेक्टर अंकल को वायरलेस पर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह वाली दुर्घटना का समाचार मिला। वह कार के साथ ही राख बन गए। उफ नहीं, आज उनके बेटे भगत सिंह का जन्मदिन है। वह लंबू मोटू का बहुत गहरा दोस्त है। वह सब ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की प्रतीक्षा में जन्मदिन का केक सजाए बैठे होंगे। घटनास्थल पर सब कुछ खत्म हो गया और इस कांड में काला पहाड़ के ही बचे हुए साथियों का हाथ होगा। महावत खान को या काला पहाड़ को बताना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर पर। लंबू मोटू, आज मैं भी डैडी से झगड़ा करके रहूँगा। सब्र करो यार, जज साहब आते ही होंगे। डैडी जानते हैं कि उनके बिना मैं केक नहीं काटूंगा, फिर भी वह अब तक नहीं पहुँचे। इसका जवाब तो उन्हें आज देना ही होगा। तभी दरवाजे पर इंस्पेक्टर अंकल नजर आए। लो भगत सिंह, इंस्पेक्टर अंकल भी आ गए। लंबू, मुझे दुख है कि इस खुशी के अवसर पर मैं एक ऐसा समाचार लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही यहाँ मातम फैल जाएगा। भगत सिंह तो शायद पागल ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं अंकल? मैं कह रहा हूँ कि तुम भगत सिंह को बता दो कि उसके डैडी कभी नहीं आएंगे। नहीं अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? ठाकुर साहब ने काला पहाड़ को मौत की सज़ा सुनाई तो काला पहाड़ के किसी आदमी ने उनकी कार में एक बम रख दिया। उफ नहीं अंकल, भगत सिंह कैसे सुन लेगा ये सब? आप नहीं जानते कि वो अपने डैडी के बिना एक पल भी। मगर इंस्पेक्टर अंकल वह लंबू का पूरा वाक्य सुनने के लिए रुके ही नहीं। तुम्हें यह कठिन काम करना ही होगा लंबू। भगत सिंह को संभालना भी तुम्हारा काम है। मैं कैसे बताऊंगा उसे कि उसके डैडी मौत के पंजे में गिरफ्तार हो गए? क्या हुआ लंबू? इंस्पेक्टर अंकल वापस क्यों चले गए? और तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है भगत सिंह, लेकिन वक्त बुरा है। इंस्पेक्टर अंकल कुछ कह रहे थे तुमसे? हाँ, वह कह रहे थे कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का देहांत हो गया। नहीं डैडी! लंबू ने दिल पर पत्थर रखते हुए वह दुखी समाचार उपस्थित मेहमानों को सुनाया। इस प्रकार मौत के बेरहम हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। उफ नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? जज साहब का देहांत? लंबू, इसे क्या हो गया? ये एकदम खामोश क्यों हो गया? फिलहाल इसे कुछ मत कहो और बेडरूम में ले जाओ। वह खामोश क्यों है लंबू? यह बाहर से ही खामोश है मोटू, अंदर से तो वह ज्वालामुखी बन चुका है। अगले दिन शमशान घाट पर। डैडी, मैं तुम्हारी चिता की सौगंध खाता हूँ कि मैं तुम्हारे हत्यारों से बदला लूँगा। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। वापस घर पर। भगत सिंह, हिम्मत मत हारना। ये मत समझना कि अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई सागा संबंधी नहीं रहा। तुम्हारे लिए मैं हूँ, लम्बू मोटू हैं, हमें अपना ही समझो। माँ का साथ बचपन से ही छूट गया। भाई बहन का प्यार तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, और अब डैडी भी चले गए। हम तो हैं भगत सिंह, हम दोनों का भी इंस्पेक्टर अंकल के सिवा और कोई संबंधी नहीं है। आज से तुम भी हमारे साथ रहो। रात का खाना भगत सिंह ने लंबू मोटू के साथ ही खाया। लंबू मोटू ने कुछ समय उसके साथ रहना ही उचित समझा। भगत सिंह, अब सोने से पहले ये बता दो कि कल हमारे घर चलोगे या हम यहाँ आ जाएं? तुम्हारे इस सवाल का जवाब सुबह ही दूंगा। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह? कल की सुबह तो मेरे डैडी के हत्यारों की अंधेरी रात होगी। अगली सुबह वह हुआ जिसकी कल्पना नम्बू मोटू ने नहीं की थी। भगत सिंह रात को ही घर छोड़कर चला गया और उनके नाम एक पत्र छोड़ गया था। मेरे प्यारे दोस्त लम्बू मोटू, मैं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ वह नहीं है जिनकी मुझे तलाश है। तुम्हारा दोस्त भगत सिंह। लम्बू, वह उस रास्ते की ओर चला गया जो उसे प्रतिशोध की ज्वाला और गुनाह की दलदल में ले जाएगा। फिर वह वापस आना चाहकर भी वापस नहीं लौट सकेगा। इंस्पेक्टर अंकल, भगत सिंह रात को न जाने कब चला गया। तिजोरी में खुली मिली है जिसमें से नगद रुपया और जज साहब की रिवॉल्वर गायब है। वह चला गया? बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें उसके पास इसलिए छोड़ा गया था कि वह तुम्हें लोरी गाकर सुला दे और तो खुद फरार हो जाए। सॉरी अंकल, हम इसी वक्त उसकी तलाश में निकल रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर थे। लंबू, उसे पता है कि जज साहब की मौत उनकी कार में छपाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स बम से हुई है। मेरा ख्याल है वह सबसे पहले यही पता लगाएगा कि जज साहब की कार में बम किसने रखा था। भगत सिंह उस गार्ड को तलाश करेगा जो कल उसके डैडी की कार के गैरेज पर तैनात था। इधर कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज के ऑफिस में पहुंचे। वह है
श्रीमान ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की कार किस गैरेज में खड़ी होती थी? 8 नंबर में। कल वहाँ किस गार्ड की ड्यूटी थी? नानक सिंह की ड्यूटी थी। लेकिन बात क्या है? यही प्रश्न मुझसे आज तीसरी बार पूछा गया है। तीसरी बार? जी हाँ। कल शाम को इंस्पेक्टर अंकल ने यही सवाल पूछा था, फिर आज सुबह एक लड़का आया था और अब तुम आए हो। इंचार्ज से पता लगा कि गार्ड नानक सिंह आज आया ही नहीं है, इसलिए लंबू मोटू उसके घर का पता लेकर वहाँ से रवाना हुए। मेरा ख्याल है भगत सिंह यहाँ से होकर जा चुका है, नानक सिंह के घर पर। क्या बात है, यहाँ ये भीड़ क्यों लगी हुई है? बड़ी विचित्र दुर्घटना हो गई है। इस मकान का एक किराएदार नानक सिंह अभी कलर टीवी लेकर आया था। टीवी की फिटिंग करके जब कंपनी का आदमी चला गया, तब नानक सिंह ने जैसे ही टीवी चालू किया, उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। बाहर खड़ी पुलिस की जीप का नंबर पढ़कर दोनों को पता चल गया था कि यहाँ इंस्पेक्टर अंकल पहुँच चुके। वे दोनों अंदर पहुँचे। तो आ गए तुम भी? लेकिन देर हो गई हमें। मुझे पता लगा है कि जब कलर टीवी फिट करने के बाद कंपनी का आदमी चला गया था, तब एक लड़का यहाँ आया था। उसने नानक सिंह से कहा कि कंपनी का जो आदमी टीवी फिट करके गया है, उसका एक औजार टीवी के अंदर ही रह गया है। फिर उस लड़के ने टीवी पीछे से खोला और एक छोटा सा पेचकस उसमें से निकालकर उसे वापस बंद कर दिया। उस लड़के के जाने के बाद नानक सिंह ने टीवी ऑन किया और एक अग्नि बम फट गया। हाँ, यही हुआ था। तो वह लड़का औजार निकालने के बहाने उसमें बम रख गया था। भगत सिंह साइंस में बहुत होशियार है। अग्नि बम बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। बम का सामान तो बाजार से वो प्राप्त कर ही सकता था। मैंने नानक सिंह की पत्नी को भगत सिंह का फ़ोटो दिखाया था। उसने कहा कि अगर फ़ोटो में नज़र आ रहे लड़के के चेहरे पर मूछें बना दी जाएं, तो यही वह लड़का था जो टीवी में गलती से छूट गए औजार को निकालने आया था। आपने टीवी के शोरूम से पूछा इस बारे में? शोरूम में कंपनी का वह आदमी मिल गया था जो यहाँ टीवी फिट करके गया था। उसने बताया कि उसका कोई औजार टीवी में नहीं रह गया था और ना ही उसका कोई सहायक है। और तुम शायद ये कहने में हिचकिचा रहे हो कि यह काम भगत सिंह का है। चलो मोटू, हमें उसकी खोज करनी है। शायद वह साबित कर दे कि यह काम उसने नहीं किया। मोटू, नानक सिंह की मौत के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर ये काम भगत सिंह ने किया है तो नानक सिंह की मौत का कारण रिश्वत है, जो उसने कल उस आदमी से ली होगी जिसने जज साहब की कार में बम रखा था। मेरा भी यही ख्याल है। उस हराम के पैसे से ही आज वह कलर टीवी खरीद कर लाया और वही उसकी मौत बन गई। मगर हम अब भगत सिंह को कहाँ तलाश करें? भगत सिंह जानता है कि हम उसकी खोज में भटक रहे हैं, इसलिए वह उन स्थानों पर नहीं जाएगा जो हमारी जानकारी में। फिर भी हमें एक चक्कर काली पहाड़ी का लगा लेना चाहिए। काली पहाड़ी पर? अगर वह यहाँ नहीं हुआ, अगर वह यहाँ कहीं नहीं हुआ भी, तो उसने हमें यहाँ आते हुए देख लिया होगा। यहाँ तिलिस्मी गुफाएं हैं। कोई अनाड़ी आदमी उनमें चला जाए तो शायद ही कभी वापस आ सके। हमने और भगत सिंह ने तो सरकारी नक्शा देखा हुआ है। 1 घंटे तक वह इन गुफाओं में भगत सिंह को खोजते रहे। यहाँ तो वह है नहीं और लगता है जैसे वह यहाँ आ ही नहीं था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो देखो, अरे ये तो भगत सिंह की लिखावट है। उसने गुप्त भाषा में हमारे लिए कोई संदेश छोड़ा है। लम्बू ने डायरी के एक पृष्ठ पर गुप्त भाषा में लिखे उस पत्र का अनुवाद किया। लम्बू मोटू, मेरा अनुमान है कि तुम यहाँ आओगे, इसलिए वह सब मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ देखा था। यहाँ का 7वां रास्ता जिस गुफा में जाता है, उसमें मैंने 4 विदेशी देखे थे जो अंदर जाने के बाद वापस नहीं लौटे। मैंने उनकी 2 घंटे तक प्रतीक्षा की थी। फिर गुफा में गया था। वे गुफा में नहीं थे। तुम्हारा भगत सिंह। 7वां रास्ता तो उस गुफा में जाता है जो आधी नैनी झील में डूबी हुई है। झील का पानी उसमें कभी नहीं आता। हाँ, वही। आओ देखते हैं। वह उस गुफा में पहुँचे। यहाँ तो कुछ नहीं। तुम गलत कह रहे हो, मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यह चरस भरी 4 मीनार की सिगरेट का टूटा। लेकिन उससे यह साबित कहाँ होता है कि यहाँ से 4 आदमी गायब हो गए थे? उसके लिए तो हमें कोई गुप्त द्वार खोजना चाहिए। मेरा ख्याल है गुप्त द्वार यहाँ होगा ही नहीं। भगत सिंह हमें चकमा देना चाहता है। उसकी प्लानिंग है कि हम उसकी सूचना पर यहाँ सिर खपाई करते रहें ताकि उसके रास्ते में अड़चन ना आए। लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। इसलिए मैं लॉकेट ट्रांसमीटर पर अंकल को भगत सिंह के पत्र के बारे में बता देता हूँ। वह अपने ढंग से व्यवस्था कर लेंगे। हमारे सामने फ़िलहाल भगत सिंह को खोजने की समस्या है। लंबू ने इंस्पेक्टर अंकल को सारी बात बताई। मैं उस गुफा को चेक करवा लूँगा। तुम वहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो। भगत सिंह शहर में होगा, उसे तलाश करो। ठीक है अंकल। यहाँ पर माइक्रोफोन फिट कर दो, जिससे यहाँ की बारीक से बारीक आवाज़ गुप्त भवन में रखे ट्रांसमीटर में से गुजर कर ऑटोमेटिक साउंड रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड होती रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। वापसी में, मोटू, वह देखो, 4 मीनार सिगरेट का पैकेट। इसमें से चरस की महक आ रही है। इसका मतलब गुफा में मुझे जो सिगरेट का टोटा पड़ा मिला था, वह इसी पैकेट की आखिरी सिगरेट का टोटा था। वह सिगरेट उसने यहाँ पैकेट से निकाली होगी और खाली पैकेट यहाँ फेंक दिया होगा। और अब हमें शहर चलना चाहिए, जहाँ भगत सिंह कोई नया कांड करने की तैयारी में होगा। तभी लंबू के गले में लटका लॉकेट सिग्नल देने लगा। इंस्पेक्टर अंकल बात करना चाहते हैं। पिक पिक पिक। हेलो अंकल, मैं लंबू बोल रहा हूँ। भगत सिंह गिरफ्तार हो गया। वह खुद ही मेरे पास आया और उसने कबूल किया कि सिक्योरिटी गार्ड नानक सिंह की टीवी में उसने ही अग्नि बम रखा था। अब कहाँ है भगत सिंह? उसे जेल भेज दिया है। तुम दोनों गुप्त भवन पहुँचो। उन्हें आश्चर्य था कि उनकी खोज इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गई। ये भगत सिंह की कोई चाल तो नहीं है लंबू? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता मोटू।
इंस्पेक्टर अंकल के ऑफिस में। ये हो कैसे गया अंकल? वह मेरे पास आया और कहने लगा, अंकल मैं जोश में होश खो बैठा था। नानक सिंह की हत्या मैंने की है। उसके टीवी में मैंने ही बम रखा था। हम उससे मिलने जा रहे हैं अंकल। सही बात वहीं मालूम होगी। दोनों सेंटर जेल की ओर उड़ चले। लंबू, मुझे लगता है भगत सिंह को बहुत गहरी चाल चल रहा है। प्लानिंग बनाने में वो उस्तादों का उस्ताद है, इसलिए तुम्हारा ख्याल सही भी हो सकता है। सेंट्रल जेल। जेलर राम सिंह से जान पहचान होने के कारण उन्हें कैदी से मुलाकात करने की अनुमति मिल गई। भगत सिंह? लंबू मोटू। भगत सिंह, क्या ये सच है कि तुम हत्यारे हो? ये कोठरी सिर्फ हत्यारों को ही मिलती है लंबू मोटू। हम ये मान भी लें कि तुम हत्यारे हो, फिर भी सिर्फ नाना सिंह की हत्या करके तुमने कैसे अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया? असली हत्यारा तो वह होना चाहिए जिसने तुम्हारे डैडी की कार में बम रखा था। नहीं दोस्त, असली हत्यारा नानक सिंह है। ना वह रिश्वत लेकर किसी को मेरे डैडी की कार में बम रखने देता, ना ऐसा होता। लेकिन तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है। बात करते करते भगत सिंह ने एक कागज़ लंबू के हाथ में सरका दिया। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मेरी चिंता मत करना लंबू मोटू। मुलाकात का समय समाप्त हुआ, चलो हम फिर मिलेंगे। अच्छा भगत सिंह। लंबू ने भगत सिंह द्वारा दिया गया कागज़ अपनी जेब में रख लिया। सेंट्रल जेल। लंबू, मुझे लगता है भगत सिंह ने तुम्हारी मुट्ठी में चुपचाप कुछ सरका दिया है। यह सच है, मगर वह चीज़ यहाँ नहीं निकालूंगा, रास्ते में। हाँ, अब बताओ वह क्या चीज़ है? एक पत्र है, सामने रेस्टोरेंट में बैठकर तसल्ली से पढ़ेंगे। रेस्टोरेंट में? 2 एप्पल जूस, बहुत अच्छा जनाब। हाँ, अब निकालो उसे। वेटर जब एप्पल जूस से भरा मग रख कर चला गया तो लंबू ने पत्र भर बाहर निकाला। तुम मेरे बराबर में आ जाओ, दोनों साथ साथ पढ़ लेंगे। लंबू मोटू, पहली बात तो यह है कि मैंने कोई हत्या नहीं की है। मैंने नकली मूछें लगाकर टीवी में से औजार निकालने के बहाने नानक सिंह के घर गया अवश्य था, लेकिन मेरा इरादा उसे कत्ल करने का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी लेने का था जिसने उसे रिश्वत दी थी। मैं नानक सिंह से बाद में मुलाकात करने की बात तय करके लौट आया था, लेकिन मेरे वहाँ से जाते ही टीवी में विस्फोट हुआ और वह मर गया। और ये काम सिर्फ उसी व्यक्ति का हो सकता है जो ये नहीं चाहता था कि नानक सिंह उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताए जिससे उसने रिश्वत ली थी। इस कांड के बाद मैं काली पहाड़ी पर लौट गया था, जहाँ पिछली रात मैंने 4 विदेशियों को गायब होते देखा था। पिछली रात जब तो मैं कोठी पर सोता छोड़कर काली पहाड़ी पर पहुंचा था, तब वहाँ मैंने 2 हेलीकॉप्टर उतरते देखे थे, जिनमें से एक बड़ी मशीन उतारी गई थी और 30-40 लोहे के बक्से उतारे गए थे। उन पर बारूद लिखा था। यह सारा सामान 7वें रास्ते क्या आखिर में बनी गुफा में ही गया था, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा सका कि उस गुफा में से ये सामान कहाँ गया। मैं अगर डैडी के हथियारों से बदला लेने के चक्कर में ना होता तो उनके बारे में जांच पड़ताल करता। अब तुम मेरा पीछा छोड़कर उस गुफा के रहस्य की खोज करो तो देश हित में ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हारा भगत सिंह। इस पत्र ने तो हमें उलझन में डाल दिया मोटू। ये तो साफ हो गया कि भगत सिंह जेल में अपने डैडी की मौत का बदला लेने के चक्कर में गया है, लेकिन उसकी योजना क्या है? मुझे पता है। वह जेल में ही काला पहाड़ और महावत खां का सामना करेगा, क्योंकि असली हत्यारे वही हैं। उनके ही इशारे पर जज साहब का कत्ल हुआ है। सेंट्रल जेल में वह ऐसे कैसे कर सकेगा? वह बड़ा तिकड़मबाज है, उसने ज़रूर कोई रास्ता निकाल लिया होगा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर अंकल को सूचित कर दें। फिर रास्ते में मोटू ने इंस्पेक्टर अंकल से संपर्क स्थापित किया। हमें शक है अंकल की जेल में भगत सिंह कुछ गड़बड़ करेगा। ठीक, मैं जेल अधिकारी को सावधान कर देता हूँ। लंबू, अब हमें गुप्त भवन चलकर देखना चाहिए कि जब से हमने काली पहाड़ी की गुफा में माइक्रोफोन छिपाया है वहाँ कोई हलचल हुई है या नहीं। ठीक है, गुप्त भवन ही चलते हैं। गुप्त भवन के नियंत्रण कक्ष में। हुर्रे, ये लाल बत्ती बता रही है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। आओ सुने। लंबू ने ट्रांसमीटर के साथ जुड़ा रिकॉर्डिंग सेट चालू किया। 1 घंटे तक वह खामोश रहा। फिर उसमें से कदमों के आटों के साथ किसी के बोलने की आवाज़ निकली। काला पहाड़ ने 24 घंटों की मोहलत दी है। कहता है इस बीच उसे न छुड़ाया गया तो हमारा हर राज वह पुलिस को बता देगा। उसे छुड़ाने से तो अच्छा है उसको मार्डर कर दिया जाए। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काला पहाड़ ने हमारे सारे रहस्य किसी अज्ञात व्यक्ति को बताए हुए हैं। अगर काला पहाड़ का कत्ल हो गया तो वह अज्ञात व्यक्ति सारे रहस्य लेकर पुलिस के पास पहुंच जाएगा। इसलिए मजबूरन हमें फोर्स 11 की मदद लेनी पड़ी है। उसकी डिटेल मैं आपको ऑफिस में बता दूंगा। ये कब तक दरवाज़ा खिसकने की आवाज़ होगी, तो वहाँ जाकर हमें वह दरवाज़ा खोलना होगा। लाल बल्ब बुझ गया, अर्थात अब इसमें कोई आवाज़ टेप नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता लगी गया कि भगत सिंह ने जो कुछ बताया सही बताया। इंस्पेक्टर अंकल को हम ये बात बताएंगे तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि पुलिस चाहे कितनी खुफिया कार्रवाई करे, अपराधी को पुलिस की सूंघ मिल ही जाती है। इसलिए यह मिशन हम अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन अंकल के नाम एक संदेश छोड़ देना तो गलत नहीं होगा। आखिर में वही तुम्हारी मदद के लिए सबसे आगे आएंगे। लंबू मोटे अपने खतरनाक हथियारों और अपनी विशेष पोशाकों में लैस हुए। इंस्पेक्टर अंकल के नाम उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ दी। अंकल, हम काली पहाड़ी पर जा रहे हैं। अगर 5 घंटे तक हमारा कोई समाचार ना मिले तो समझें कि हम फंस गए हैं। यहाँ से हमारी रवानगी का समय 9 PM है। लंबू मोटू। वह टैक्सी से अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। हम काली पहाड़ी से कुछ दूरी टैक्सी छोड़ देंगे, आगे पैदल जाएंगे। पैदल भी सड़क से नहीं, जंगल में से जाएंगे। जंगल में
इस जंगल से हमारा पुराना परिचय न होता तो इस समय रास्ता ढूंढना कितना कठिन होता। फिर 7वीं सुरंग का रास्ता दोनों ने खामोशी से तय किया। यह टॉर्च की रोशनी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ठोकर खाकर गिर पड़ने से तो अच्छा है कि इसे चालू रखें। वह उस गुफा में पहुंचे जिसमें उन्होंने माइक्रोफोन छिपाया हुआ था। हम दोनों यहाँ तक सकुशल पहुंच गए। यह वाक्य मोटू ने इसलिए कहा था ताकि वहाँ छिपे माइक्रोफोन के माध्यम से उनकी आवाज़ गुप्त उनके कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो जाए। दोनों ने गुफा में गुप्त द्वार खोजने के लिए दीवानों तथा फर्श को ठोक बजाकर देखा। फर्श और दीवारें तो ठोस हैं, अब छत को कैसे चेक करें? मेरे कंधे पर चढ़कर ठक ठक। नहीं, इस तरफ तो खोखलेपन की कोई आवाज़ नहीं। तभी बाहर से आती आवाज़ उन्होंने चौंका दिया। फोर्स 11 1 बजे एक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब इसका मतलब आज रात काला पहाड़ जेल से बाहर पहुंच जाएगा। सही बात तो यह है कि काला पहाड़ हमारे मिशन के लिए खतरा बन गया है। उनमें से एक व्यक्ति ने दीवार के एक भाग पर टॉर्च का प्रकाश डाला और दूसरे ने दीवार में नजर आ रहे एक सुराख में एक चाबी लगा दी जो उसने अपनी जेब से निकाली थी। खट। उनके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन यह दीवार ठकठकाने पर हमें खोखलापन क्यों नहीं महसूस हुआ था? उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी होगी जिससे दीवार का खोखलेपन की आवाज़ ना हो। अब सवाल यह है कि हम इस दरवाजे को कैसे खोलें? हमारे पास चाबी तो है नहीं। नई चाबी बनाने में देर कितनी लगेगी? यानी कि ये तार कब काम आएगा? ठीक है, कोशिश करो। 10 मिनट बाद। लग गई। बधाई हो। मान गए मोटू उस्ताद को। हड़ताले की चाबी तुम्हारी जेब में है। अजी हम काहे के उस्ताद? उस्ताद तो वह हैं जिसने हमें फुर्सत में बनाया। जैसे ही वह अंदर पहुंचे दरवाज़ा बंद हो गया और वहाँ रोशनी हो गई। यह सुरंग तो नीचे जा रही है। चुपचाप बढ़ते रहो। मेरा ख्याल है लंबू अब वापस लौट लौट चले। इंस्पेक्टर अंकल को सारी कहानी बता देंगे। वह पुलिस फोर्स के साथ यहाँ चढ़ाई कर देंगे। क्यों, हवा खिसक रही है प्यारे? लंबू, जो लोग ऐसा खुफिया ठिकाना बना सकते हैं वे किस स्तर के अपराधी होंगे इसका अनुमान लगाओ, फिर अपने आप को देखो। हम तो चूहे हैं यहाँ। प्यारे, जब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना? मैं कहता हूँ बड़े चलो। अचानक दो गुप्त दरवाजे खुले। हाथ ऊपर उठाओ जवानों, तुम्हारी जासूसी समाप्त हुई। लानत है लंबू, मैंने तुमसे कहा था कि घबराओ मत मोटू। मुझे तो ये किसी इज्जतदार खानदान के शरीफ लोग लगते हैं। दोनों की तलाशी ली गई। ये रिवॉल्वर, चाकू और पर्स मिले। ये खतरनाक लड़के हैं। तलाशी अच्छी तरह से ले लिया ना? आपका हुक्म हो तो कपड़े उतरवा कर लूँ तलाशी? नहीं, रहने दो, अंदर चलकर देखेंगे। इनके हथियार तो हमारे कब्जे में है ही, अब कोई खतरा नहीं। अब आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? जीनत अमान का डांस दिखाने। अरे वाह। हम गुफा के धरातल से करीब 50 मीटर नीचे उतर गए। क्या तुम हमें झील में ले जा रहे हो? नहीं, हम तुम्हें ताजमहल दिखाने आगरे ले जा रहे हैं। फिर तो कुछ खाना पीना भी करा देना, भूख लगी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अंदर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अपनी शादी की खुशी में डिनर पार्टी दे रहे हैं। पेट भर कर खा पी लेना। अंदर चलो, ये लिफ्ट तुम्हें सीधे स्वर्ग में ले जाएगी। अंदर जाते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। हमने तो ये सुना था कि स्वर्ग ऊपर होता है, फिर ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है? इसमें अंदर की ओर कोई स्विच नहीं है जिसे दबाकर हम इसे रोक सकें या नीचे के बजाय ऊपर जा सकें। अरे, फर्श और संदूक के ढक्कन की तरह खुल रहा है और हमारे नीचे से पानी का शोर उभर रहा है। वह नीचे पानी में जा गिरे। छपाक छपाक। बड़े जालिम लोग हैं। नहला नहीं था तो कम से कम गर्म पानी में नहलाते। बहुत ठंडा पानी। मगर उन्होंने हमें पानी में क्यों फेंका? अरे रे, देखो मगरमच्छ। उफ, मारे गए। वह कमबख्त कह रहा था कि यहाँ जीना तमान का डांस देखने को मिलेगा। फिर ये विलेन कहाँ से आ मेरा? लंबू, तुम इंजेक्शन तैयार करो, मैं तब तक इस विलेन का मनोरंजन करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और इससे पहले कि मगरमच्छ उस तक पहुँच पाता, खुद मोटू उसकी ओर बढ़ा। देखो मगरमच्छ साहब, पहले रिहर्सल होगी, उसके बाद खाने पीने की सोचना। मगरमच्छ ने जैसे ही अपने स्वादिष्ट भोजन को ग्रास बनाना चाहा, मोटू फ्लाइंग मछली की तरह उछला। कटाक। मोटू जानता था कि मगरमच्छ की पूंछ की मार से भी बचना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके पहने दांतों में फंसने से बचना ज़रूरी है। इधर लंबू इंजेक्शन तैयार कर रहा था। अबे लंबू, तेरा इंजेक्शन क्या उस समय तैयार होगा जब ये मुझे निगल चुका होगा? नहीं, उससे थोड़ी देर पहले तैयार कर लूँगा। मेरा ख्याल है उस समय तू मगरमच्छ के जबड़े में होगा और मगरमच्छ तुझे निगलने की प्लानिंग बना रहा होगा। अचानक मगरमच्छ ने गोता लगाया और मोटू को गहरे पानी में ले गया। ये तो मुझे डुबो कर मार डालेगा। मोटू अपनी आस्तीन में छिपा चाकू निकालने में सफल हो गया। अब और नहीं रुका जाएगा पानी में। कटक। मगरमच्छ भाई, काफ़ी घायल हो गए हो, अब तो ऊपर चलो। मोटू मगरमच्छ की लाश के साथ ऊपर आया। दोस्त, इंजेक्शन तैयार हो गया? बड़ी खुशी की बात है। अब ये मुझे ही लगा दो। दरअसल जल्दबाजी में इंजेक्शन की सुई टूट गई थी, उसे बदलने में थोड़ी सी देर हो गई। तुम्हारी तो सुई टूटने का बहाना हो गया, इधर मैं मगरमच्छ के पेट में पहुंच गया होता। मेरी जान, नाराज़ मत होना। मगरमच्छ शरीफ खानदान से संबंध रखता था, उसने अपनी जान दे दी मगर तुम्हें नहीं निकला। बकवास बंद करो, मुझे सहारा दो। तभी उनके सिरों पर एक दरवाज़ा खुला। आए। ये कौन है लंबू? मेरे ख्याल से ये मगरमच्छ का रिश्तेदार है, उसकी मौत पर शोक प्रकट करने आया। मेरा नाम हाकिम है। इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ जवानों। जब हमें ऊपर ही खींचना था तो नीचे फेंका ही क्यों था?
मेरे आदमियों से थोड़ी सी भूल हो गई, गलती से उन्होंने तुम्हें दूसरी लिफ्ट में सवार करा दिया था। तो अब कौन सी लिफ्ट में सवार कराओगे? पहले हमने तुम्हें मामूली समझा था, अब हमें पता चला है कि तुम तो उस्तादों के उस्ताद लम्बू मोटू हो। वो तो खैर हम हैं ही। अब ज़रा प्यार से मेरा हाथ पकड़ो। अरे रे रे रे, थोड़ी गलती हमसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं। छपाक। नमस्ते हकीम जी। हाँ, नमस्ते की ऐसी तैसी। मेरा नाम हकीम नहीं, हाकिम है, समझे? मेरी शराफत का तुमने मुझे ये सिला दिया। मुझे ठंड लग गई हो, मैं मर गया तो फिर मैं तुम्हें देख लूँगा। मुझे यहाँ मेरी हैसियत का पता नहीं है। सॉरी, तुम्हें यहाँ मेरी हैसियत का पता नहीं है। मेरे एक इशारे पर गोली से उड़ा दिया जाता है, समझे? इस बीच मोटू का चाकू रस्सी काटने में व्यस्त था। आप ऊपर आ गए हकीम जी, लेकिन हमें डर है कि रस्सी कट जाने के कारण आप फिर नीचे जाएंगे। सत्यानाश तुम्हारा। छपाक। दरवाजे बंद कर गए। कोई बात नहीं, देख लूँगा उन्हें। यहाँ एक गुप्त द्वार भी है। खुदा के नेक बंदे हाकिम जी, तो अब वापस आने से रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आए, ये हम कहाँ आ गए? ये भाई लोगों का बंदरगाह है। सामने कहीं दरवाज़ा होगा जहाँ से ये अंदर आती होंगी। समस्या ये है कि हमें नहीं पता कि दरवाज़ा दीवार के किस हिस्से में है और वह खुलेगा कैसे। ये भी एक समस्या है। वापस चलो, कोई और रास्ता देखेंगे। लेकिन ऊपर हाकिम साहब तैयार खड़े थे। कहो बच्चू, अब कहाँ जाओगे? मोटू, यह मुसीबत फिर आ गई। लगता है इनकी बात माननी पड़ेगी। तुम क्या सोचते थे मैं उस कुएं में पड़ा ठंडे से मर जाऊंगा? गलत सोच रहे थे। तो तुम्हें नहीं पता था कि उसमें एक गुप्त दरवाज़ा भी था जो पानी के अंदर ही छिपा हुआ था। हमें एक मौका और दो। अब की बार हम उस दरवाजे को भी बंद कर देंगे। मौके नहीं हराम खोरो, अब तुम्हें मौके मिलेंगे। तुमने ग्रेट साइमन के मगरमच्छ का कत्ल कर दिया, बदले में तुम्हें मौत मिलेगी। वह मगरमच्छ मरा नहीं है जनाब, वह एक्टिंग कर रहा होगा। हाँ, जैसे मगरमच्छ अमिताभ बच्चन का शागिर्द है जो एक्टिंग कर रहा होगा। खूब, बहुत खूब। बेटा उड़ाए जाओ गप। एक बड़े हॉल कमरे में ये ग्रेट साइमन संगठन के जज हैं, और माननीय जज साहब, ये वही दो छोकरे हैं जिन्होंने कुएं के मगरमच्छ का कत्ल कर दिया है। हम जानना चाहते हैं कि ये ग्रेट साइमन क्या चीज़ है। इन्हें ग्रुप नंबर 7 के हवाले कर दो। इनका केस साइमन के पास है, वह खुद इसका फैसला करेंगे। ग्रेट साइमन एक संगठन है जिसकी शाखाएं दुनिया के कई देशों में। यह संगठन इतना शक्तिशाली है कि इसका मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। मैं इस स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर का इंचार्ज हूँ। तुम्हारी एक एक हरकत मैं यहाँ अपने सामने लगा टीवी स्क्रीन पर देखता रहा हूँ। हमारे देश में ग्रेट साइमन क्या कर रहा है? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं दिया जाता। अगर ग्रेट साइमन उचित समझेगा तो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। अच्छा, ये तो बता ही सकते हो कि काला पहाड़ का ग्रेट साइमन से क्या संबंध है? काला पहाड़ के दल को हमारा समर्थन प्राप्त था। हम अपने संगठन को छिपाने के लिए उसके दल के माध्यम से ही काम करते थे। हाकिम, अब इन्हें ले जाओ, ये काफ़ी पूछ चुके हैं। वापसी पर ये ग्रुप नंबर 7 क्या चीज़ है? सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी ग्रुप नंबर 7 पर है। उनके पास मृत्युदंड देने के बहुत उत्तम साधन है। सेंट्रल जेल, जहाँ काला पहाड़ अपने सहयोगी महावत खान के साथ कैद था। महावत खान, मुझे लगता है ग्रेट साइमन के कानों में मेरी चेतावनी नहीं पहुंची, क्योंकि उसने अब तक मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वह ज़रूर छुड़ाएगा, वरना उसे पछताना पड़ेगा। पेड्रो इस मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। पास ही के एक कोठरी में था भगत सिंह। अब किसी भी समय जेल में ग्रेट साइमन के हेलीकॉप्टर विस्फोट कर सकते हैं। यहाँ से भागने की अपनी तैयारी में पूरी कर चुका। जंगले की सलाह के आरी के टुकड़े से काट चुका हूँ। जैसे ही धमाके होंगे मैं उन्हें मोड़ कर हटा दूंगा। ठीक यही समय था जब 3 हेलीकॉप्टर जेल की ओर उड़े चले आ रहे थे। पहला हेलीकॉप्टर जैसे ही जेल की प्रशासकीय इमारत के ऊपर पहुंचा, उसने अग्नि बमों और धुएं के बमों की बौछार सी कर दी। दूसरा हेलीकॉप्टर मुख्य कारागार की तरफ पहुंचा। तीसरा हेलीकॉप्टर मुख्य कारागार के अहाते में उतरा। जल्दी करो, काला पहाड़ चौथी बैरक में है। तर 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 तर। भगत सिंह भी इसी समय का इंतजार में था। भगत सिंह थोड़ा सा लेट पहुंचा। अब अगर इस हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के स्टैंड की कोई भी छड़ मेरे हाथ ना आई तो मेरी सारी योजना फेल हो जाएगी। और अब यही गनीमत थी कि उसके हाथ स्टैंड की छड़ आ गई। मगर चूक गया तो वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आखिर किस्मत साथ दे ही गई, लेकिन बुर्ज पर तैनात जेल के रक्षकों की कोई गोली मुझे लग सकती है। उड़ने की जल्दी में वह स्टोर का दरवाज़ा बंद करना भूल गए। शायद इसी दरवाजे में से उन्होंने बम गिराए होंगे। स्टोर के इस दरवाजे से अंदर चलूँ। हेलीकॉप्टर में स्टोर का दरवाज़ा बंद करना भूल गए। शायद बैलेंस सही नहीं है। मैं देखता हूँ। मारे गए, वह शायद दरवाज़ा बंद करने आ रहा है। इन पेटियों के पीछे छुप जाऊँ। सचमुच दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ से सुरेश ने आग और धुएं के बम गिराए थे। मूर्ख, बाद में दरवाज़ा बंद करना भूल गया। भगत सिंह दबे भाव गनमैन के पीछे आया, उसकी गन उठा ली। हैं, मेरी गन कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। वह इधर है। गनमैन ने चौंका आवाज़ की तरफ देखा। हैं तुम? कौन हो? कहाँ से आ गए यहाँ? धीरे बोलो और पीछे घूम जाओ। पीछे घूम जाऊँ? लेकिन क्यों? खटाक। इसलिए कि तुम्हारी गन मेरे हाथों में और गलती से मैं इसे चलाना भी जानता हूँ, समझे? लो, पीछे घूम गया। अब तो बता दो कि तुम कैसे अंदर आ गए। मैं वही बता रहा हूँ। खटाक। आ! अब इसकी पोशाक पहनकर ऊपर चलूँ जहाँ मेरे डैडी का तेरा काला पहाड़ अपनी आज़ादी की खुशी में नाच रहा होगा। सिर्फ
यहाँ से पायलट है, बाकी सब यात्री कक्ष में होंगे। इंजन के भयानक शोर में पायलट को पता नहीं चला कि मैं ऊपर आ गया हूँ। इस केबिन में बैठे हैं मेरे डैडी के हत्यारे, जो हिंदुस्तान की बर्बादी के सपने देख रहे हैं। काला पहाड़, ये जाम तुम्हारी आज़ादी की खुशी में। चीयर्स चीयर्स, हा हा हा। शराब के इन प्यालों में मेरे डैडी का खून है। ये प्याले तुम्हारे होठों तक नहीं जा सकते। तुम कौन हो लड़के? तेरी मौत काला पहाड़। यह महेंद्र प्रताप सिंह का लड़का भगत सिंह है। ये तो जेल में था। इसने ही तो सिक्योरिटी गार्ड नाना सिंह का कत्ल किया था। मैंने अब तक कोई कत्ल नहीं किया है। पेड्रो, पहला नंबर तेरा है। तूने मेरे डैडी की कार में बम रखा था। ठा 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 ठा। महावत खां, अब तुम्हारी बारी है। मैं मरना नहीं चाहता। तभी हेलीकॉप्टर डगमगाया। भगत सिंह का सिर दीवार से टकराया। हुआ यह था कि वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने उस हेलीकॉप्टर को घेर लिया था। अपने हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाओ, वरना यह तबाह हो जाएगा। फायरिंग से पिछले हिस्से में आग लग गई है। वह आग किसी भी समय गोदाम में पहुंच सकती है जहाँ बारूद रखा है। उसने तेजी से अपना हेलीकॉप्टर नीचे झुकाया। ज़मीन पर सही सलामत उतर जाए। केबिन में हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका। भागो, यहाँ विस्फोट होने वाला है। उस हेलीकॉप्टर में अकेला भगत सिंह रह गया था। उसे होश आया। उफ, मैं फंस गया। इसमें तो आग लग गई है। नीचे बारूद रखा है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गए थे। सैनिक धुआं छोड़ते हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ी रहे थे कि धड़ाम। 2 हेलीकॉप्टर जो अभी आज उड़ान भर रहे थे, उनका सर्च लाइट भगौड़ा का पीछा कर रही थी। भगत सिंह हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद कुछ ही कदम भागा था कि एक लाश से टकरा गया। उफ, हेलीकॉप्टर से हुई फायरिंग में मरकर इसे मेरे ही रास्ते में गिरना था। मैं ठोकर खाकर गिरा और ठाक या। कुछ ही दूरी पर महावत खां कुछ गनमैनों सहित ऊपर उड़ान भरते हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट के घेरे में आ गया। आखिर कब तक बचे रह सकते थे तुम? या आए, भगत सिंह जंगल में बेहोश पड़ा था। लंबू मोटू ग्रेट सैमन की कैद में थे। काला पहाड़ भाग निकला था। ग्रेट सैमन रहस्यों के पर्दों में छिपा एक व्यक्ति था। वह कौन था? लंबू मोटू, भगत सिंह और काला पहाड़ ग्रेट सैमन के लिए सरदर्द बन गए। मगर कैसे? इसका जवाब मिलेगा इस कहानी के दूसरे भाग, लंबू मोटू और सरहद के अंगारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग, लंबू मोटू और सरहद के अंगारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।